नमस्कार। आप सभी का एडीओ की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लेकर आए हैं आपके लिए एडीओ का फुल ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको सभी विषयों के वीडियो क्लासेस मिल जाएंगे, सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और 10+ टेस्ट सीरीज अपने आप को परखने के लिए मिलेगा। बहुत ही न्यूनतम फीस, ओनली 50% ऑफ में आपको मिलेगा और इसके लिए जो नंबर शो रहा है वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें दी हुई है, पूरा डेमो क्लासेस का वीडियोस दिया हुआ है, तो पहले आप वीडियो देख लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, नीचे एप्लीकेशन गुरुकुल एकेडमी का लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, आपकी एडीओ की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जैसा कि मैंने कहा था कि आर्थिक सर्वेक्षण आ जाने के बाद हम लोग जो बाकी योजना से संबंधित चीजें बची हुई हैं, जो टॉपिक बचे हुए हैं, उनको हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो हालांकि मैंने 2-3 दिन पहले स्टार्ट कर दिया था ये आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका क्या होती है, इसके संबंध में 2 वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर दिए हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने खादी एवं ग्रामोद्योग, जो हमको ग्रामोद्योग के संबंध में विशेष चर्चा करनी थी, उस आयोग के विषय में चर्चा की थी और ग्रामोद्योग विकास योजना के बारे में बात की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और आज हम देखेंगे आयोग के कार्य। जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग गठित होता है उसके कार्य क्या क्या हैं, ये हम देखेंगे, जो अधिनियम के अध्याय 3 में आप देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए क्या क्या मुख्य बातें इस पर चर्चा करते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आयोग का कार्य सामान्यतः जहां भी आवश्यक हो ग्रामीण विकास में लगे अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना एवं विकास की योजना, संवर्धन, सुगमीकरण, आयोजन एवं सहायता करना होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस अधिनियम के जो प्रावधान है उसके अधीन आयोग का कार्य क्या रहेगा, जहां भी ग्रामीण विकास से संबंधित जो अभिकरण चल रहे हैं उनसे समन्वय स्थापित करना, ठीक है, उनसे सामंजस्य स्थापित करना तथा खादी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना करना, उसका विकास करना, उसका संवर्धन, उसमें वृद्धि करना, सुगमीकरण, सुगमता के साथ उसका आयोजन करना और सहायता करना, इनका जो है वो मुख्य कार्य होगा किसका, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का। क्लियर है। देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, विशेष रूप से बिना पूर्वाग्रह के शक्तियों की व्यापकता से आयोग ऐसे अन्य कदम भी उठा सकता है जो उसके विचार के अनुसार उचित हो। इसके अलावा जो है आयोग अन्य और कदम उठा सकता है ग्रामीण विकास से संबंधित किसी विषय पर जो उसको लगे कि ये उसके अनुसार क्या है, उचित कदम हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए देखें तो खादी और ग्रामोद्योग में रोजगार प्राप्त अथवा रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों का प्रशिक्षण की सीधे तौर पर अथवा किसी अभिकरण के माध्यम से योजना बनाना या आयोजन करना। तो जो पहले से रोजगार प्राप्त व्यक्ति हैं या जो रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्ति हैं, उनका या तो सीधे तौर पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से उसके प्रशिक्षण की योजना बनाना और उसका आयोजन करना भी इसके लिए ये कदम उठा सकती है आयोग। ठीक है, याद रखिएगा बड़े ढंग से। दूसरा देखिए, कच्चे माल के भंडारण की व्यवस्था करना और व्यक्तियों को कच्चे माल की आपूर्ति करना अथवा आपूर्ति की व्यवस्था करना। कच्चे माल के भंडारण की व्यवस्था, भाई कोई भी रोजगार जो व्यवसाय में लगा हुआ व्यक्ति है उसको कच्चे माल की आवश्यकता होगी, उसके भंडारण के लिए उसको जगह की आवश्यकता होगी, तो कच्चे माल के भंडारण की व्यवस्था और व्यक्तियों को, जो इस व्यवसाय में लगे व्यक्ति हैं, संलग्न जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को कच्चे माल की आपूर्ति करना अथवा आपूर्ति की व्यवस्था करना, इनका जो है वो मुख्य कार्य होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखें कच्चा माल देखिए, कच्चा माल अथवा अर्धनिर्मित वस्तुओं के प्रसंस्करण हेतु
तथा खादी अथवा ग्रामोद्योग उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन को सुगम बनाने के लिए सामान्य सेवा सुविधाओं के सृजन को प्रोत्साहित करना एवं सहायता करना। ठीक है, जो कच्चा माल है या अर्धनिर्मित वस्तुएं हैं उनका प्रसंस्करण करना तथा खादी अथवा ग्रामोद्योग उत्पादों के उत्पादन करना, उत्पादन एवं विपणन को सुगम बनाना, विपणन व्यापार मार्केटिंग को सुगम बनाने के लिए सामान्य सेवा सुविधा जो है वो सामान्य सुविधाओं का सृजन करने को प्रोत्साहित करना दोस्तों, तथा उसमें सहायता प्रदान करना। सामान्य जो सुविधा है विपणन में, उत्पादन में, उसमें क्या करना, उसका सृजन करना तथा उनके सृजन को प्रोत्साहित करना और सहायता करना इस आयोग का मुख्य कार्य होगा। नेक्स्ट, खादी अथवा ग्रामोद्योगी उत्पादों अथवा हस्तशिल्प की बिक्री एवं विपणन का संवर्धन करना और जहां आवश्यक और संभाव्य हो स्थापित विपणन अभिकरणों के साथ इस उद्देश्य के लिए संपर्क बनाना। सिंपल सी बात है, खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पाद अथवा हस्तशिल्प की बिक्री एवं विपणन का संवर्धन करना, बिक्री और व्यापार को क्या करना, बढ़ाना, और जहां आवश्यक हो और संभावना हो वहां पर स्थापित विपणन अभिकरण, जो व्यापार से संबंधित अभिकरण पहले से स्थापित है, इस उद्देश्य के लिए उसके साथ संपर्क बनाना। किस उद्देश्य के लिए? जो खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा उत्पाद तैयार किए गए हैं हस्तशिल्प की बिक्री एवं विपणन के लिए, जो अभिकरण पहले से विस्थापित विपणन अभिकरण है उनके साथ संपर्क बनाना आयोग का मुख्य कार्य होगा। नेक्स्ट देखिए, उत्पादकता बढ़ाने, नुकसान कम करने और अन्य प्रकार से प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता की दृष्टि से गैर पारंपरिक ऊर्जा एवं विद्युत के प्रयोग सहित खादी और ग्रामोद्योग में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और संवर्धित करना तथा इन अनुसंधानों से प्राप्त मुख्य परिमाणों के प्रसार की व्यवस्था करना। देखिए, उत्पादकता को बढ़ाना तथा नुकसान को कम करना। बहुत सारी प्रतिस्पर्धा जो है वो आज के डेट में मार्केट में है, तो उत्पादकता बढ़ाना और नुकसान कम करना तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता की दृष्टि से गैर पारंपरिक ऊर्जा, एक पारंपरिक ऊर्जा है ना, और एक गैर पारंपरिक ऊर्जा है। ठीक है, दोनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जैसे पेट्रोलियम उत्पाद है ना, और जैसे सौर ऊर्जा है ना, तो इनको हम पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा की श्रेणी में बांटते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विद्युत के प्रयोग सहित गैर पारंपरिक ऊर्जा एवं विद्युत के प्रयोग सहित खादी और ग्रामोद्योग में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। इसमें नए नए अनुसंधान को प्रोत्साहन देना जहां पर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का ज्यादा प्रयोग किया जा सके, विद्युत का प्रयोग कैसे सही तरीके से और अच्छे तरीके से किया जा सके। तो ऐसे जो प्रयुक्त प्रौद्योगिकी है उसके अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, उसमें वृद्धि करना और इसके अनुसंधान से जो प्राप्त परिमाण है उसके प्रसार की व्यवस्था करना जो है वो, ये भी आयोग का क्या है, मुख्य कार्य है। नेक्स्ट देखिए, खादी तथा ग्रामोद्योगों की समस्याओं का सीधे तौर पर अथवा अन्य अभिकरणों के माध्यम से अध्ययन करना। खादी अथवा ग्रामोद्योग की जो समस्याएं हैं उसका सीधे तौर पर अध्ययन कर सकते हैं, या किसी अभिकरण के माध्यम से कोई सूचनाएं प्राप्त होती है तो उसके माध्यम से भी उसका अध्ययन करना, और अध्ययन करना करके उसका समाधान करने के लिए प्रयास करना, है ना। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 6, खादी और ग्रामोद्योग के विकास व प्रचालन में लगी संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को सीधे तौर पर अथवा विनिर्दिष्ट अभिकरणों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। तो खादी और ग्रामोद्योग के विकास और प्रचालन में लगी जो संस्थाएं हैं अथवा व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को सीधे तौर पर या विनिर्दिष्ट अभिकरणों के माध्यम से, जो भी अभिकरण कार्य कर रहे हैं उनके माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा आयोग की राय में प्रभावशाली मांग वाले उत्पाद, जो आयोग की राय में प्रभावशाली मांग वाले उत्पाद एवं सेवाओं के उत्पादन के उद्देश्य से डिजाइन,
प्रोटोटाइप तथा अन्य तकनीकी जानकारियों की पूर्ति के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करना। ठीक है, तो यहां पर हम देखें, जो भी विकास और प्रचालन में लगे संस्था हैं या व्यक्ति हैं, उनको अभिकरणों के माध्यम से या डायरेक्टली क्या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। आयोग की राय में जो भी प्रभावशाली मांग है या उत्पाद हैं एवं सेवाओं के उत्पादन के उद्देश्य से डिजाइन, प्रोटोटाइप तथा अन्य तकनीक जानकारी जो है वो क्या करना, जानकारियों की आपूर्ति के माध्यम से जानकारी उनको उपलब्ध कराने इनका मुख्य उद्देश्य है, ताकि उनसे उनका क्या हो सके, उचित मार्गदर्शन हो सके। डिजाइन, प्रोटोटाइप या तकनीकी जो भी उनको जानकारी चाहिए वो उनकी जानकारी देंगे तो उनका मार्गदर्शन होगा और वो अच्छी चीजें और बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब आयोग की राय में खादी और ग्रामोद्योगों के विकास हेतु आवश्यक प्रयोग अथवा प्रमुख परियोजनाओं को सीधे तौर अथवा विनिर्दिष्ट अभिकरण के माध्यम से चलाना। आयोग की राय में खादी और ग्रामोद्योग के विकास हेतु आवश्यक प्रयोग अथवा प्रमुख परियोजनाओं को सीधे तौर पर, ठीक है, अथवा अभिकरण के माध्यम से चलाना। तो जो भी इसके विकास हेतु आवश्यक प्रयोग है या जो परियोजनाएं हैं उनको सीधे तौर पे आयोग या अभिकरण के माध्यम से उनके द्वारा चलाया जाएगा। नेक्स्ट, खादी निर्माताओं तथा ग्रामोद्योगों में लगे व्यक्तियों को सहयोगात्मक प्रयासों का संवर्धन करना एवं प्रोत्साहन करना। तो ये सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना। गुणवत्ता का जो भी मानक है, जो भी उत्पाद बन रहा है उसके मानक निर्धारित करना। यह सुनिश्चित करना कि खादी और ग्रामोद्योगी उत्पाद प्रमाण पत्र अथवा संबंधित व्यक्तियों के पहचान पत्र जारी होने सहित उपयुक्त मानकों की पुष्टि की जाए। तो जो ग्रामोद्योगी उत्पाद है उसका प्रमाण पत्र अथवा संबंधित व्यक्तियों के पहचान पत्र जारी होना, संबंधित व्यक्ति जो भी है उनके मानकों की पुष्टि की जाए। ठीक है, जो भी गुणवत्ता उस मानक निर्धारित किया गया है, निर्धारित करना तथा उनका क्या करना, उस मानकों को सुनिश्चित करना भी इनका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट, उपयुक्त के तारतम्य में किसी भी अन्य मामले का निपटान करना। और आपने ऊपर में जितने भी पढ़े हैं उसके मामले में और कोई मामला आ जाता है तो उसका निपटारा करना इनका खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का प्रमुख कार्य है। ठीक, तो ये है इनके प्रमुख कार्य आयोग के। मेरे ख्याल से स्पष्ट रूप से आपको क्लियर हो गया है। और आज हम आगे देखेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको हम जानते हैं PMEGP। ठीक है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है ये देखिएगा। इसका प्रारंभ कब हुआ, तो ये 15 अगस्त 2008 को इसका प्रारंभ हुआ है। कब? 15 अगस्त 2008 को। नेक्स्ट, भारत सरकार ने अगस्त 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP नामक एक नया ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम शुरू करने का अनुमोदन दिया है। कैसा कार्यक्रम है ये? ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है। ठीक है, ऋण से संबंधित, ऋण में सब्सिडी दिया जाने वाला कार्यक्रम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। कब चालू हुआ? 15 अगस्त 2008 को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस स्कीम को ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के लिए गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए 2 कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया दोस्तों। एक था प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम RIGP। ठीक है, RIGP। तो ये 2 कार्यक्रमों को मिलाकर क्या किया गया? एक बनाया गया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया।
नामक 2 स्कीमों को जो 31 मार्च 2008 तक परिचालन में थी का विलय करके शुरू किया गया है। ठीक है, तो इन 2 कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रमों को मिलाकर ये जो है वो शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 2008 को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2008-9 से परिचालन में है, हमने देखा है, और 15वें वित्त आयोग चक्र अर्थात वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने हेतु अनुमोदित किया गया है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, 2008-9 से परिचालन में है और 15वें वित्त आयोग चक्र में इसे 2025-26 तक 5 वर्ष के लिए जारी रखने के लिए अनुमोदित किया जा चुका है। इसका मतलब वर्तमान में भी यह चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, केंद्र की स्कीम है, जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो किसके अंतर्गत काम करता है ये? MSME मिनिस्ट्री, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। नोडल एजेंसी के रूप में भी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक संगठन खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसकी नोडल एजेंसी कौन है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग। किसके अंतर्गत? सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, नोडल एजेंसी के रूप में सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक संगठन खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। दूसरा देखें, राज्य स्तर पर स्कीम का कार्यान्वयन KVIC के राज्य कार्यालयों जैसे राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, देखिए केंद्र स्तर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के जो नियंत्रणाधीन है, प्रशासकीय नियंत्रण में जो है, कौन सा? खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर देखें तो स्कीम का कार्यान्वयन KVIC के राज्य कार्यालयों जैसे राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया जाता है। ठीक है, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड KVIB तथा जिला उद्योग केंद्रों DIC, जिला उद्योग केंद्रों डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स और कयर बोर्डों, ठीक है, कयर बोर्डों, कयर संबंधित गतिविधियों के लिए तथा बैंकों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, केंद्र स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र, कयर बोर्ड और बैंकों के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जाता है। किसका? PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। क्लियर है? चलिए अब बात करें इसके उद्देश्य पर। देखिए इसके उद्देश्य में सबसे पहले देखेंगे नए स्वरोजगार उद्यमों, परियोजनाओं, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। ठीक है, पहला उद्देश्य क्या है? नए स्वरोजगार उद्यम, स्वरोजगार अपने से रोजगार के लिए जो उद्यम स्थापित किए जाते हैं, तो नए स्वरोजगार उद्यमों, परियोजनाओं, कोई परियोजना है, सूक्ष्म उद्यम है, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ, देश के जो ग्रामीण क्षेत्र में तो रहेगा ही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों का सृजन करना, शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों का सृजन करना इनका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा देखिए, व्यापक रूप से दूर दूर फैले परंपरागत कारीगरों, व्यापक रूप से दूर दूर फैले परंपरागत जो कारीगर हैं
अथवा ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी जो बेरोजगार युवा हैं उनको एक साथ लाना और जहां तक संभव हो उनके स्थान पर ही उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। और जहां तक संभव उनके स्थान पर ही, मतलब उनको इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता ना हो, उनके स्थान पर ही उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। व्यापक रूप से दूर दूर तक फैले पारंपरिक कारीगरों, ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और जहां तक संभव हो उन्हें उन्हीं के स्थान पर जो है स्वरोजगार उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, देश में परंपरागत और भावी कारीगरों एवं ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं को एक बड़े भाग को निरंतर और सतत रोजगार उपलब्ध कराना ताकि ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोका जा सके। आप जानते हैं कि जो गांव के युवा हैं वो रोजगार की तलाश में शहर की ओर जाते हैं, है ना, शहर की ओर पलायन करते हैं और वहीं जाकर बस जाते हैं। यहाँ पर इसका उद्देश्य है देश में जो परंपरागत जो व्यवसाय है, ठीक है, जो परंपराओं से चले आ रहे हैं और भावी कारीगर है जो और कारीगर जो भविष्य में आने वाले हैं एवं ग्रामीण तथा शहरी जो बेरोजगार युवाओं के एक बड़े भाग को क्या करना, निरंतर और सतत रोजगार उपलब्ध कराना। क्यों? ताकि ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर जो पलायन है उसको रोका जा सके। ठीक है, ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को क्या किया जा सके, रोका जा सके। ठीक, नेक्स्ट देखिए, श्रमिकों और कारीगरों की मजदूरी अर्जन क्षमता बढ़ाना। जो भी श्रमिक हैं और कारीगर हैं उनकी मजदूरी अर्जन क्षमता जो है उसको बढ़ाना। भाई वो नई नई तकनीकें सीखेंगे, नए स्वरोजगार के साथ जुड़ेंगे, विपणन में सहायता मिलेगी तो क्या होगा, उनका मजदूरी अर्जन क्षमता क्या बढ़ेगी, अर्जन क्षमता जो है वो बढ़ेगी। प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, अच्छी चीजें करेंगे तो जाहिर सी बात है क्षमता का निर्माण जितना ज्यादा आप अपना करेंगे उतना ही आपकी दर जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में योगदान देना। ठीक है, ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में सहायता देना। ठीक है, रोजगार का विकास दर बढ़ाना, रोजगार बढ़ाने में सहायता देना, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है वो क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, आगे हम देखते हैं कि इसके माध्यम से जो है वो लाभार्थियों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, जैसे देखिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणियां, दूसरा देखिए लाभार्थियों का अंशदान और तीसरा है सब्सिडी की दर। भाई कोई भी उद्यम स्थापित करना है, नया उद्यम किसी को कोई यदि स्थापित करना है तो उनको क्या सहयोग दिया जाएगा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, यहां पर ये शहरी क्षेत्र जो दिया हुआ है, परियोजना इकाई का स्थान शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर अब आपको बहुत डिटेल में समझना है। क्या समझना है, यदि जो उद्यमी है वो सामान्य श्रेणी का है, ठीक है, जो उद्यमी है क्या है, वह सामान्य श्रेणी का है, तो लाभार्थियों का अंशदान मतलब जो लाभ प्राप्त कर रहा है, जो उद्यम स्थापित कर रहा व्यक्ति है जो सामान्य श्रेणी का है वही लाभार्थी है, तो उसको परियोजना लागत का कितना दोस्तों 10% क्या करना होगा, देना होगा। परियोजना लागत मतलब 100% है, इस 100% में कितना देना होगा, 10% लाभार्थी को देना होगा। मतलब यदि 1 करोड़ रुपए किसी उद्योग को स्थापित करने में खर्च आ रहा है, मैं उदाहरण के लिए बस समझा रहा हूं, तो इसमें से 10 लाख रुपए कौन देगा, लाभार्थी देगा। पहली बात क्लियर। दूसरा क्या है, दूसरा सब्सिडी इसको दिया जाएगा, बैंक की ओर से, सरकार की ओर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो परियोजना लागत का किसमें, जो सब्सिडी है वो किसमें दी जाएगी, परियोजना लागत में दी जाएगी। लागत कितना हमने देखा है, 1 करोड़ रुपया। तो परियोजना लागत का 1 करोड़ में अगर शहरी क्षेत्र में कोई उद्यमी उद्यम स्थापित करता है जो सामान्य श्रेणी का है,
तो उसको 15% की सब्सिडी दी जाएगी। तो 1 करोड़ का 15% कितना हो गया दोस्तों, 15 लाख रुपए क्या दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। 15 लाख रुपए क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। कौन से क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, है ना। और ग्रामीण क्षेत्र में कितना दिया जाएगा, 25%। ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना लागत का 25% मतलब 25 लाख रुपए जो है वो क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, सब्सिडी कहां पर, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक, तो ये हो गया सब्सिडी। अब देखिए, अब 1 करोड़ की लागत है मान लिया जाए, और यहां पर आपको ग्रामीण क्षेत्रों में आप जो है वो स्थापित कर रहे हैं, तो 10 लाख रुपए तो आप स्वयं देंगे, 25 लाख रुपए जो है वो सब्सिडी दिया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से। कितना हो गया, ये 35 लाख हो गया। ठीक, अब बचा कितना दोस्तों, 65 लाख। तो ये 65 लाख आएगा कहां से, तो ये जो 65, अच्छा इधर लिख देता हूं, नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो जैसे ये 10 लाख रुपया आपने दिया, 25 लाख रुपया सब्सिडी दी गई, तो यहां पर हो गया ये 35 लाख, है ना। और आपको लगना है कितना, 1 CR 1 करोड़। तो अब आपके पास कितना लगाना पड़ेगा, 65 लाख। तो ये 65 लाख अब आएगा कहां से, तो ये जो है दोस्तों 65 लाख कौन देगा, बैंक देगा ऋण के रूप में, बिना किसी सब्सिडी के। ठीक है, बिना किसी सब्सिडी के 65 लाख रुपए जो है वो ऋण के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा, बैंक के द्वारा ऋण के रूप में आपको दिया जाएगा। यदि ग्रामीण की ओर से कर रहे हैं तब 65 लाख, और यदि आप शहर में उद्यम स्थापित कर रहे हैं तो 75 लाख रुपए दिया जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे हम, अच्छा हमने देखा अभी सामान्य श्रेणी का। अब देखिए विशेष श्रेणी की बात यहां पर की जाए। विशेष श्रेणी में क्या आ जाएगा, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अल्पसंख्यक, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, ट्रांसजेंडरों, दिव्यांग व्यक्ति है, या कोई पूर्वोत्तर क्षेत्र का आकांक्षी जिलों, पहाड़ी सीमावर्ती। पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है वो दोस्तों उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र जो है वो, जैसे हम जानते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, है ना। आकांक्षी जिलों, पहाड़ी सीमावर्ती क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र तो आप जानते ही हैं, पहाड़ वाले जो क्षेत्र हैं। सीमावर्ती, भारत के जो ऐसे क्षेत्र जो अन्य राज्यों की सीमाओं से लगे हुए हैं। ठीक है, तो सरकार द्वारा अधिसूचित आदि इनके लिए यदि कोई उद्यम स्थापित कर रहा है, तो यहां पर समझिएगा, अभी हमने बात की थी, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए ही आपसे जो है वो बात कर रहा हूं दोस्तों। हमने लिया था कितना, 1 करोड़, हालांकि इतना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बस ले रहा हूं। तो यदि इनमें से कोई नया उद्यम स्थापित कर रहा है जो ST SC, महिला या OBC, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, भूतपूर्व सैनिक हो, ट्रांसजेंडर हो, पूर्वोत्तर क्षेत्र से कोई व्यक्ति हो, आकांक्षी जिला, पहाड़ों में रहने वाला हो, या सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाला हो, तो वह लाभार्थी कितना देगा, जो भी यहां से जो व्यक्ति होगा, 1 करोड़ यदि परियोजना लागत है तो वो मात्र 5 लाख देगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं दोस्तों, अमाउंट कम है, आप देख रहे हैं 50 लाख रुपए और भी कम है। मैं सिर्फ समझाने के लिए एक राउंड फिगर आपका लिया हूं, ध्यान रखिएगा। तो 5 लाख वो देगा। ठीक है, शहरी क्षेत्र में यदि आता है तो 25% उसको क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। मतलब कितना हो गया, टोटल 30 लाख रुपया हो गया, है ना। 30 लाख रुपया हो गए, शहरी क्षेत्र में है। और ग्रामीण क्षेत्र में है तो कितना हो गया, 40 लाख हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में है तो 40 लाख। कौन, विशेष श्रेणी की बात कर रहे हैं, सामान्य श्रेणी नहीं, विशेष श्रेणी। और विशेष श्रेणी में कौन कौन आएगा, तो मैंने बताया SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र से कोई हो, आकांक्षी जिला, पहाड़ी सीमावर्ती क्षेत्र से यदि कोई है, तो वहां पर क्या होगा, उसका जो अंश होगा वो 5% होगा। 5% मतलब 1 करोड़ का यदि कोई कंपनी है तो 5 लाख रुपया वो देगा। ठीक है, और शहरी 5 लाख रुपया देगा। और यदि शहरी क्षेत्र वाला व्यक्ति है जो उद्यम स्थापित करना चाह रहा है तो उसको 25% सब्सिडी मिलेगी। मतलब 5 और 25,
लाख रुपया जो है उसको छूट मिलेगा समझ लीजिए, और ग्रामीण क्षेत्र में है तो 35% मतलब 40 लाख रुपए छूट मिलेगा। तो यहाँ पर 60 लाख कौन देगा और यहाँ पर 70 लाख कौन देगा? तो ये 60 और 70 लाख भी गवर्नमेंट जो बैंक द्वारा ऋण के रूप में दिया जाएगा बिना सब्सिडी के। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए पहला देखिए, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार परियोजना इकाई की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत कितना होना चाहिए? 50 लाख रुपए होना चाहिए। विनिर्माण क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, इसको आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितना आपको जानकारी है, नहीं है, हम देखते हैं। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना या इकाई की अधिकतम लागत, परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए है। मैंने 1 करोड़ उदाहरण के लिए लिया, मैंने पहले ही बताया कम है। परियोजना निर्माण के लिए कितना है? 50 लाख रुपए है। अपडेटेड है दोस्तों, ये है ना अपडेटेड। और कहां तक का अपडेटेड? मैं 2023 के प्रतिवेदन को आधार लेकर आपको बता रहा हूं, इसके बाद अभी कोई भी प्रतिवेदन नहीं आया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। व्यवसाय व सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार परियोजना इकाई की अधिकतम लागत 20 लाख रुपए है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए है। व्यवसाय और सेवा क्षेत्र के लिए परियोजना लागत 20 लाख रुपए है। ठीक है, ध्यान रखेगा, ये जो नियम लागू होंगे वो इसी 50 लाख और 20 लाख रुपए में लागू होगा। देखिए, कुल परियोजना लागत की शेष राशि स्व अंशदान के अतिरिक्त बैंकों द्वारा प्रदान की जाएगी। तो कुल परियोजना लागत की जो शेष राशि है, जो स्वयं अंशदान, जो अंशदान दिया जाता है उसके अतिरिक्त जितनी भी है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? बैंक द्वारा दिया जाएगा। देखिए, अगर कुल परियोजना लागत क्रमशः विनिर्माण और सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए अथवा 20 लाख रुपए से अधिक होती है तो शेष राशि बिना किसी सरकारी सब्सिडी के बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है, देखिए यहां पर 50 लाख रुपए दिया जा रहा है। 50 लाख रुपए तक का जो और विनिर्माण क्षेत्र में और व्यवसाय तथा सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक दिया जा रहा है। यदि परियोजना लागत दोनों में 50 लाख और 20 लाख से अधिक होती है तो जितना भी अधिक राशि होगा, मतलब एक व्यवसाय में 70 लाख रुपया लग रहा है तो 50 लाख तक जो चीजें हैं उसमें तो ये कंडीशन लागू हो जाएगा, है ना, सब्सिडी और वो मिलाकर। और उसके द्वारा जितना भी अधिक और लग रहा है पैसा, धन राशि, उस शेष राशि को बिना किसी सरकारी सब्सिडी के बैंकों द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये जो पैसा है ये भी, इसमें भी कोई छूट नहीं होगा। इसके अलावा यदि अधिक पैसा लग रहा है तो वो भी बिना किसी सब्सिडी के जो है वो गवर्नमेंट बैंक ही जो है वो व्यवसायी को, उद्यमी को प्रदान करेगी। और कहां से लाएगा? ठीक है, तो व्यवसायी को या उद्यमी को बैंक द्वारा ही जो है वो ऋण दिया जाएगा, लेकिन बिना किसी सरकारी सब्सिडी के। यदि परियोजना लागत जो है वो जो निर्धारित लागत है उससे ज्यादा लगती है तो। ठीक है, क्लियर है? तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए, मौजूदा पीएमजीपी जो मौजूदा है, मौजूदा मतलब जो वर्तमान में विद्यमान है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, और आरईजीपी रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल मतलब ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए दूसरा ऋण दिया जाएगा। जो मौजूद है भाई, पहले ऋण में उसने स्थापित कर लिया, स्थापित करने के बाद अब जो मौजूद है उसमें दूसरा ऋण दिया जाएगा। तो उसकी क्या कंडीशन है? तो इसके द्वारा लाभार्थियों की श्रेणियां मौजूदा इकाई के उन्नयन के लिए, ठीक है, लाभार्थियों का अंशदान तथा सब्सिडी की दर। देखिए, इसमें देखिएगा सभी श्रेणियों के लिए बात की जा रही है, सामान्य श्रेणी बस की बात नहीं की जा रही है दोस्तों, यहाँ सभी श्रेणियों को एक साथ लिया गया है। ठीक है,
यदि मौजूदा जो श्रेणी है भाई, उद्योग स्थापित कर लिया है लेकिन उसको बढ़ाना है, उसको एक और यूनिट डालनी है ना, एक और इकाई डालनी है, उसको क्षेत्र बढ़ाना है, जो भी है वहां पर काम करने वाले वर्कर की जरूरत है तो उसको बढ़ाना है, तो ऐसी स्थिति में वो दूसरी बार ऋण लेगा। तो उसमें लाभार्थियों का अंशदान कितना होगा? तो परियोजना लागत का 10% होगा। ठीक है, कितना होगा? परियोजना लागत का 10% होगा जो लाभार्थी देगा। मतलब 1 करोड़ की 1 करोड़ की परियोजना लागत है, तो 1 करोड़ की परियोजना लागत में 10 लाख जो है वो उद्यमी स्वयं देगा, मतलब लाभार्थी जो है वो स्वयं देगा। वहीं बात करें सब्सिडी की दर, सब्सिडी की दर क्या होगी? परियोजना लागत का 15% होगा। मतलब 1 करोड़ रुपए है तो परियोजना लागत का 15% कितना? 15 लाख रुपए जो है वो क्या दी जाएगी? सब्सिडी दी जाएगी। 15 लाख रुपए क्या दी जाएगी? सब्सिडी दी जाएगी। मतलब कितना हो गया? 25 लाख रुपए दिया जाएगा और बाकी को ऋण के माध्यम से जो है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आदि आदि, वहां पर 20% परियोजना लागत का कितना दिया जाएगा दोस्तों? वहां पर 20% दिया जाएगा। मतलब 20 लाख रुपए जो है वो दिया जाएगा और 10 लाख रुपए वह स्वयं लगाएगा, तो 30 लाख हो गया। तो बाकी का जो 70 लाख रुपए है वो कौन देगा? वो बैंक देगी ऋण के रूप में। दूसरी बार जब ऋण लेते हैं, जो मौजूदा PMEGP है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जो है वो उद्यम लगाया हुआ है, तो इसमें दूसरा ऋण दिया जाएगा। तो उसमें सभी श्रेणियों को लेकर चला जाएगा, जिसमें जो लाभार्थी है, जो भी लाभ प्राप्त किया है, वो परियोजना लागत का 10% लगाएगा और सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट की उसको 15% दी जाएगी। परंतु पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए 20% रहेगा सब्सिडी का दर। क्लियर है? इसमें कुछ बातें टिप्पणी ध्यान से देखिएगा। उन्नयन के लिए विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना इकाई की अधिकतम लागत 1 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र के लिए परियोजना लागत कितना होगा? 1 करोड़ रुपया होगा, जिसमें मार्जिन मनी सब्सिडी जो है वो स्वीकार की जाएगी। कितना होगा? 1 करोड़ रुपया होगा। अधिकतम सब्सिडी 15 लाख रुपए होगी और पूर्वोत्तर क्षेत्र पहाड़ी राज्यों के लिए 20 लाख रुपए होगी। अभी हमने ऊपर में देखा है। ठीक है, तो उन्नयन के लिए विनिर्माण क्षेत्र की बात की जा रही है, जहां पर सब्सिडी के लिए स्वीकार जो परियोजना लागत की अधिकतम राशि है वो 1 करोड़ रुपए होगी, जिसमें लाभार्थी को 10% देना पड़ेगा और सब्सिडी अधिकतम 15%, तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए। सारी डिटेल हमने अच्छे से देख ली है। ठीक, आगे चलिए, आगे चलते हैं। तथा उन्नयन के लिए मौजूदा जो PMEGP है, उसके उन्नयन के लिए व्यवसाय तथा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना की इकाई अधिकतम 25 लाख रुपए होगी। कितनी होगी? अधिकतम सब्सिडी के लिए जो परियोजना की अधिकतम लागत कितनी होनी चाहिए? 25 लाख रुपए होनी चाहिए, जिसमें अधिकतम सब्सिडी 3.75 लाख रुपए होगी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए 5 लाख रुपए होगी। ठीक है, अधिकतम सब्सिडी कितना? 3.7 लाख रुपए और पूर्वोत्तर क्षेत्रों या पहाड़ी राज्यों के लिए 5 लाख रुपए होगी। वही है 15%, आप निकाल के देख लीजिएगा, है ना। और एक है हमारा 20%। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कुल परियोजना लागत की शेष राशि स्वयं के अंशदान के अतिरिक्त बैंकों द्वारा प्रदान की जाएगी। जो भी परियोजना लागत है, जैसे 50 लाख रुपए परियोजना लागत है, ठीक है, इस परियोजना लागत में 10% आपने लगाया, मतलब 5 लाख रुपए आपने लगाया, तो परियोजना लागत की शेष राशि स्वयं के अंशदान, स्वयं का अंशदान 5 लाख आपने दिया, शेष राशि जो है बैंकों द्वारा ही प्रदान की जाएगी, जिसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी का जो है वो आपको छूट मिलेगा और बाकी जो पैसा रहेगा वो ऋण के रूप में रहेगा, जिसको आपको पटाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कुल परियोजना लागत क्रमशः विनिर्माण और सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए 1 करोड़ रुपए अथवा 25 लाख रुपए से अधिक होती है, तो शेष राशि बिना किसी सरकारी सब्सिडी के बैंक द्वारा
प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, 1,000 रुपए तक 1 करोड़ रुपए तक आप कोई उद्यम स्थापित करते हैं तो जो है वो आपको सब्सिडी दिया जाएगा, जो भी सब्सिडी निर्धारित है। लेकिन यदि वह 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, 2 करोड़ रुपए, तो यहाँ पर 1 करोड़ तक में जो सब्सिडी आपको दी जानी थी वो सब्सिडी दी जाएगी। और उसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा मनी 1 करोड़ रुपया और लग रहा है, एक्स्ट्रा जो ये 1 करोड़ रुपए और लग रहा है, वो राशि भी मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं, दोनों में याद रखना, विनिर्माण क्षेत्र में और व्यवसाय सेवा और व्यवसाय क्षेत्र दोनों के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए। तो जो 1 करोड़ की एक्स्ट्रा शेष राशि जो है अधिक होती है, तो शेष राशि 1 करोड़ रुपए भी बिना किसी सरकारी सब्सिडी के बैंक द्वारा ही प्रदान की जाएगी। कौन देगा? इसके लिए भी बैंक द्वारा ही क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। मेरे ख्याल से ये भी आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्लास कैसी लग रही है आप बिल्कुल सूचित कीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम देखें लाभार्थियों की पहचान करना और आदि आदि क्या क्या और इसमें है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं, हमारा जो है वो एडीओ का जो भी फुल कोर्स लेना चाहते हैं या तिरंगा बैच या इस संबंध में कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर दोस्तों क्या करिएगा, संपर्क कर लीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें ई बुक भी अलग से आपके लिए प्रोवाइड करवाया गया है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में है दोस्तों। फुल कोर्स लेते हैं मात्र 1,000 रुपए में आपको मिलेगा। तिरंगा बैच जो है वो 499 रुपीज में आपको मिल जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज से लेकर सारी चीजें आपको मिलेगी। और इसके अलावा यदि आप एडीओ का नोट्स कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, केवल नोट्स चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा केवल 199 रुपीज में। तो आप संपर्क कर सकते हैं इन नंबर पर। और यदि आपके पास नोट्स हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत देखिएगा 3.5 महीने अभी बचा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।